नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। जी हां, बड़ा सवाल यही है इस सुबह कि मौलाना कोरोना फरार है, कब होगा गिरफ्तार। जी हां, क्योंकि कुल मिलाकर अगर आप पूरे देश में बात करें तो 2977 मामले, 75 मौत का ये आंकड़ा। बड़ी बात ये कि इसमें बड़े केसेस, बड़ी संख्या में जो केसेस हैं वो उस शख्स की गलती से जुड़े हुए हैं जो इस समय आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कुल मौत की अगर बात करें तो 75। अब आप सिलसिलेवार तरीके से राज्यों का आंकड़ा देख रहे हैं। महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा मौत और सबसे ज्यादा केसेस, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, यहां पर भी आंकड़े तेजी से ऊपर जाते हुए। आगरा में न्यू केसेस, उसमें से ज्यादातर जमाती से जुड़े हुए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 8 मौत हो चुकी हैं। इंदौर जो है वहां पर बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, 386 ये पहुंच चुका है। केरल की बात करें तो 286 संक्रमित मरीज। तो ये वो आंकड़े हैं जिन्हें देखकर चिंता होनी चाहिए, जिन्हें देखकर सवाल पूछे जाने चाहिए, जिन्हें देखकर यह भी सवाल उठना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से अगर कंपेयर करते हैं तो ये आंकड़े हिंदुस्तान को दिखाते हैं कि हिंदुस्तान इस बैटल में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरे मुल्कों के आंकड़ों की बात करें तो शुरुआत में आंकड़े कम रहते हैं और फिर यकायक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जहां लाख तक पहुंचने में महीने भर का समय लग जाता है, वहीं दूसरे लाख तक पहुंचने में कुछ दिनों का ही वक्त लगता है। तो सवाल अगर दूसरे देशों के साथ कंपेयर किया जाए तो, तुलना की जाए तो उससे खड़े होते हैं, क्या हिंदुस्तान इस कर्व को, इस ग्राफ को फ्लैटन आउट कर देगा, जिसे कि बार बार हिंदुस्तान में कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की, जो अब भी फरार है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को नोटिस जारी कर 26 सवालों के जवाब मांगे थे। इसी बीच मौलाना साद के समर्थन में आप जानते हैं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक साथ आने की, एकजुट होने की अपील की गई है। सोचिए किस वक्त पर, जब सामाजिक दूरी की बात कही जा रही है, वहां पर इस तरह की भड़काऊ कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद के बाद कानपुर में भी ऐसी घटना सामने आई है, जहां जमात के लोगों ने नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बदसलूकी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन फिर भी जमात के लोग बदसलूकी करने से बाज नहीं आ रहे। और इसीलिए हम ये बड़ी बहस इस सवाल के साथ लेकर आए हैं कि महामारी का मौलाना फरार, कब होगा गिरफ्तार। 89 घंटे से कहां छिपा हुआ है कोरोना का एटम बॉम्ब, कोट अनकोट। कोरोना से देश में हाहाकार, मौलाना फरार। लाखों की जान से खेलने वाला मौलाना कहां है? और बदतमीज ब्रिगेड जो थूक रही है, जो बदसलूकी कर रही है, बदतमीज ब्रिगेड के मौलाना का टाइम क्या अभी ओवर नहीं हुआ? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से बात करेंगे। अमन सिन्हा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी अध्यक्ष हैं, शिया वक्फ बोर्ड के वेद भूषण जी पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, डॉक्टर उमेश वर्मा सीएमडी आरोग्य हॉस्पिटल के, और जुनैद हारिस प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के। और हम रुक करेंगे जुनैद हारिस का, लेकिन उससे पहले वेद भूषण जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मौलाना फरार है। इस समय पुलिस के पास क्या क्या विकल्प हैं और ये गिरफ्तारी आपको कितनी जल्दी दिखाई दे रही है? आदिति, देखिए मौलाना का टाइम आ चुका है। आपको याद होगा आशाराम, रामपाल, राम रहीम, निर्मल बाबा, स्वामी ओम जी उनका तिहाड़ जेल में इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके पीछे दिल्ली पुलिस का एक नोटिस है 91 सीआरपीसी का, वो उनके पीछे पीछे लहरा रहा है और मौलाना जी आगे आगे भाग रहे हैं। पर अब उनकी ये दौड़ बहुत लंबी नहीं जाएगी, जल्दी ही वो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनको एनएसए में बुक किया जाए, जैसे यूपी में एनएसए के अंदर बुक किए जा रहे हैं। ऐसे मौलाना जिन्होंने इस देश के अंदर त्रासदी और बढ़ा दी है, जो बहुत अच्छा कंट्रोल में था हमारे यहाँ कोरोना कोविड-19, उसको इन्होंने आग में घी की तरह लगाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं क्या क्या अपराध हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका वायलेशन हुआ है। पासपोर्ट एक्ट है, उसका वायलेशन हुआ है। एपिडेमिक एक्ट हुआ है, उसका वायलेशन हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल एक्ट है, उसका वायलेशन हुआ है। राइटिंग हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूटी हुआ है।
ये जो प्रॉपर्टीज कैसे फंडिंग हुई है, इनकी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे इकट्ठे की गई, कहां से ये पैसा आया, क्या इसका कोई टैक्स दिया गया? और आदित्य, एक चीज और रह गई है कि इस तरह के आयोजन की इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। अब इनके गले में फांसी का फंदा तैयार है, कितनी देर तक भागेंगे अब ये देखना है। ठीक, वसीम रिजवी, ये भाग क्यों रहे? वैसे तो लोगों को ज्ञान देना, लोगों को रास्ता दिखाना, खैर क्या रास्ता दिखाया वो तो हम देख ही रहे हैं, कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग वहां पहुंचे थे उनका इस वक्त क्या हश्र हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन ये भाग क्यों रहे? देखिए 1927 से ये जमात काम कर रही है और 1927 से इस जमात ने क्या काम किया उसका रिजल्ट जो है वो अब 2020 में हमारे सामने आया है। जितने भी दुनिया भर की आतंकी संगठन है उनका काम, इस जमात का काम उनके लिए जो था मानव बम, ह्यूमन बम बनाकर तैयार करना था। जमात का काम सिर्फ मुसलमानों के नौजवानों को कट्टरपंथी मानसिकता रखना और उनको इस्लाम के लिए कुर्बानी दे देना, ये इसके लिए उस्काना था। और ये यही काम कर रहे थे जितने भी फाइनेंसर्स जो आतंकी संगठनों के हैं, वही फाइनेंसर्स इनको भी फाइनेंस करते हैं। बाहर से ही सारा पैसा इनका आता है, जिससे इतना बड़ा इनका पूरी दुनिया में एक एम्पायर बना हुआ है। और रही बात, देखिए वो मोहम्मद साहब जिनको बुढ़िया एक थूकती थी उनके ऊपर, बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, मोहम्मद साहब उसको दुआएं देते थे। आज उसी के इस्लाम के प्रचार करने वाले जो नर्सें हैं, जो एक इस वक्त आपके लिए काम कर रही हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के आपकी सेवा कर रही हैं, आप उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब के बीच में आपको मेडिकल हेल्प देने जा रहे हैं, आप उनके ऊपर ईटा गुम्मा चला रहे हो, तो ये किस इस्लाम को आपने फैलाया है? ये किस इस्लाम को आपने इस दुनिया में फैलाया है? ये है आपकी असलियत। और रही बात, देखिए मुल्ला के ऊपर, अभी हमारे जो अधिकारी थे पुलिस के ऊपर बता रहे थे, इनके ऊपर 302, 307 का भी मुकदमा बनता है। इन्हीं ने उसका कर लोगों को कोरोना बम बनाकर, देखिए 4 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने होली के सारे प्रोग्राम रद्द किए, यानी कि प्रिकॉशन लेने की बात कह दी गई, होली के सारे प्रोग्राम आयोजन रद्द करके। उसके बाद 19 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ, जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ और 23-24 को उन्हीं ने पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया। इनके पास जो जमाती थे वो बहुत बड़ी तादाद में आते थे, ये उनको कोरोना उनमें डेवलप करके और उनको भेज रहे थे। और ये सिलसिला जो था मार्च के पहले हफ्ते से चल रहा था, हो सकता है उससे पहले भी चल रहा। जो लोग पूरी हिंदुस्तान में फैले कोरोना लेकर, इसी वजह से ये अब आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। और ज्यादातर कोरोना के जो पेशेंट है वो जमाती इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जमात के जरिए कोरोना लेकर फैले थे। ये जमात का एक जिहाद का तरीका था जो इन्होंने कोरोना के जरिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान के आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, महामारी फैलाने के लिए इन्होंने किया है। तो इस मौतों के भी जिम्मेदार ये है। तो इनको ठीक साहब, मौत से कम कोई दूसरी सजा के ये हकदार है ही नहीं। ये सारी चीजें इनके ऊपर प्रूव है, इनकी तकरीरों से प्रूव है। जुनैद हारिस, सुना आपने वसीम रिजवी ने जी, उससे पहले वेद भूषण जी ने सिलसिलेवार तरीके से गिनवाया कि एक के बाद एक किस तरह कानून का उल्लंघन किया गया। क्यों छिपते फिर रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं किया तो क्यों छिपते फिर रहे हैं? और फिर भड़काऊ पोस्टर किस लिए? सामाजिक दूरी की बात जब की जा रही है, उसमें एकजुट होने की अपील किस लिए? गलत बात का गलत शख्स का साथ किस लिए? आदित्य, इसको बोलते हैं चोरी और सीना जो। सर आऊंगी मैं, प्लीज आऊंगी। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया हूं, मैं ये बताना जरूरी समझ रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम जिस तरह से अपने समाज की, मुल्क की और इंसानियत की खिदमत की बात करता है, ये अप्रोच बहरहाल उसके खिलाफ है कि हम आवाज आने की। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप बात पूरी कीजिए जुनैद हारिस। आवाज नहीं आ रही।
चलिए मैं ये जो टेक्निकल ग्लिचेस को फिक्स कराएंगे, जुनैद हारिस आएंगे प्रोफेसर आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर उमेश वर्मा भी है और अमन सिन्हा भी है। अमन सिन्हा, इस वक्त जो तमाम दर्शक जी न्यूज देख रहे हैं, सबके जहन में एक ही सवाल है, कानून का उल्लंघन किया, तमाम मामले बनते हैं, आपके पीछे मैं कानून की बहुत सारी किताबें देख पा रही हूं सर, लेकिन सवाल वही है, गिरफ्तारी कब? नहीं, देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो इस बात को दोबारा समझना पड़ेगा, और जो जितने भी मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं उनको भी, कि ये कोरोना वायरस जो है, कोरोना महामारी, ये पूरे इंसानियत के खिलाफ एक हमला है, और ये किसी धर्म, जाति, समुदाय को नहीं देखता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो भी स्टिपुलेटेड नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, सबको फॉलो करना पूरी तरीके से आवश्यक है, मैंडेटरी है। जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। और मैं आपको ये भी अश्योर कर दूं अदिति जी, और पूरे देश को भी आपके माध्यम से, कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की इस तरह से जानबूझ के धज्जियां उड़ाएगा और पूरे देश में कोरोना के खतरे को बढ़ाएगा, वो खाली अपना जीवन नहीं, बाकियों का जीवन भी खतरे में डाल रहा है। जरूर उस पे पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और इंश्योर करेगी कि उन्हें सजा मिले। आपने देखा कि किस तरीके से जो ये तबलीगी जमात के लोग हैं, ये गाजियाबाद में भी पेश आ रहे थे, कैसे अभद्रता की गई वहां नर्सेज के साथ। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है, और उसके तहत कार्रवाई होगी। और कोई ऐसा ना समझे कि क्वारंटाइन में है, इसका मतलब कि कुछ भी अभद्रता कर लेंगे। अगर जब वो ठीक होंगे तो उनके खिलाफ उचित जो विधित कार्रवाई है। संपर्क टूट गया हमारा। अमन सिन्हा के साथ दोबारा रुक करेंगे उनका। मुझे बताया गया है प्रोफेसर जुनैद हारिस, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है? जी 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 कीजिए सर बात पूरी, लेकिन मेरा सवाल यही है सर, एक तरफ तमाम मामले और सवाल क्या पूछे गए हैं, जो 26 सवाल हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं क्राइम ब्रांच द्वारा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जमात से जुड़े लोगों द्वारा बदसलूकी, बदतमीजी उनके साथ, जो कि इस हालात में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं सर। मतलब एक तरफ गलती करना और उसके बाद गलती मानने के बदले, उसका पश्चाताप करने के बदले और ज्यादा बड़ी गलती करना। हाँ, आपकी आवाज में आपका सवाल मुझे समझ में आ गया है। प्रोफेसर साहब आऊंगी मैं आपके पास, एक बार फिर से तकनीकी खामी, इस टेक्निकल ग्लिच को फिक्स कराने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर उमेश वर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये, मतलब इस सवाल ने मुझे बार बार परेशान किया है, और सवाल मेरा ये है, जो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, हम जैसे लोगों की जान बचाने के लिए, आम लोगों की जान बचाने के लिए, हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ता है? आप लगातार डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे होंगे, एक तो ये सा, और दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में ये जो लोग इकट्ठा हुए, इनमें से काफी लोगों के पास काफी लोगों को लेकर अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कितना बड़ा चैलेंज फिलहाल हिंदुस्तान के सामने है? दोनों सवाल है मेरे साथ। जी, आपका पहला सवाल, हम अपने पैरामेडिकल और डॉक्टर स्टाफ का कैसे मनोबल बढ़ाए रखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों में कई बार सारे पैरामेडिकल स्टाफ, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और भी लोग जो इस सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए लगातार उनकी तारीफ करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान पे खेल करके, चंद रुपयों के लिए नहीं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल काम है, वो उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो उन लोगों से उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, और ये उनके ऊपर बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। सोचिए, एक नर्स जो अपने घर में किसी छोटे बच्चे को छोड़ करके आई हुई है, या एक फ्रंटलाइन रेजिडेंट डॉक्टर जो अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को छोड़ करके आया हुआ है, इन लोगों की सेवा करने के लिए, और ये इस तरीके से उनको बिहेव कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि ये हम कितनी बड़ी समस्या को देख रहे हैं।
ये समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस का R0 2.2 है। इसका मतलब हर एक मरीज अपने आगे 2.2 पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरिया का पेशेंट नंबर 31। ये एक लेडी एक चर्च में गई और 25 मार्च तक कोरिया में कुल मिलाकर के 9,000 केसेस थे, जिनमें से 5800 केसेस इस एक पेशेंट की वजह से हुए। एक पेशेंट जो वुहान से आया था उसकी वजह से 5800 केसेस हो गए। बात नंबर 3 मेरी अपनी तरफ से, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर किसी जने को अपने देश से प्यार होगा तो वो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या ये देश ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कर रही है। मैं कह रहा हूं जो भी पॉपुलेशन कर रही है वो गलत कर रही है। क्या दुनिया के और किसी कंट्री में ऐसा हो रहा है? ठीक, किसी एक कंट्री में मुझे आप नाम बता दीजिए जहां हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ में इस तरीके से बदतमीजी करी जा रही हो, जो अपनी जान पर खेल करके आपकी मदद करने आ रहे हो, चाहे वह ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो। कहीं पर भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आप मुझे बता दीजिए कि वहां पर ऐसा हो रहा है। प्रोफेसर हारिस। जी बिल्कुल, मुझे आवाज अभी आई है। मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात वाकई कुछ और नहीं हो सकती है कि जो लोग मुल्क की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, उनके साथ मारपीट हो, उनको लान तान किया जाए, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, और ये बिल्कुल इस्लामिक लॉ के, इस्लामी मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। आपने देखा कि सऊदी अरब जहां पर हज और जहां पर उम्रा के लिए हमेशा लोग जाते रहते हैं, उम्रे के लिए, हज का तो खास मौसम होता है, वहां पर कितनी जल्दी इसको रोक दिया गया ताकि लोग इससे जो है दूषित नहीं हो, इंसानियत को ये खतरा जो हमारे सामने आया वो रुक सके। ये वाकई बहुत अफसोसनाक पहलू कि इस वक्त मदद करने की जरूरत थी। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार इस बात की अपील कर रहा हूं और खुद अपने आप को पेश कर रहा हूं कि कभी भी जिस तरह से भी हो सके हम लोग समाज में आकर के और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं तमाम हिंदुस्तान के जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो सब के सब यही चाह रहे हैं। प्रोफेसर हारिस सर, आपने इस्लामिक लॉ की दुहाई दी। जी बताइए। आपको इस्लामिक लॉ की दुहाई क्यों देनी पड़ी? तबलीगी जमात का चूंकि खास तौर से जिक्र था सर इस देश में। नहीं इसलिए कि मुसलमान है इसलिए। नहीं सर, सुनिए मेरी बात। नहीं जमात हो या नॉन जमात हो सर, मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई सर। वैसे हम दुहाई देते हैं, देश सेक्युलर है, इस देश में रहने वाले कायदे फिर इस्लामिक लॉ कैसे हो सकते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ सेकुलर है। ऐसा है अदिति जी, आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सेकुलर होते हुए। प्रोफेसर साहब सुनिए मेरी बात। सर जो बात मैंने सुनी वो इस वक्त देश के करोड़ों लोगों ने सुनी। सर इस्लामिक लॉ थोड़े ही ना डिसाइड करेगा किसी का व्यवहार इस देश में। इस देश का व्यवहार, इस देश के नागरिकों का व्यवहार, इस देश के नागरिकों का रवैया। सर सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। मैं सही दिशा में और बहुत गंभीरता के साथ ये डिबेट करना चाहती हूं सर। आप जब इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं सर, आपको करोड़ों लोग देख और सुन रहे हैं। आपने इस्लामिक लॉ का हवाला दिया, मैं हिंदुस्तान के लॉ का हवाला दे रही हूं। हिंदुस्तान का लॉ मौलाना साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहा है। दिल्ली मैं पुलिस की बात कर रही हूं, मैं क्राइम ब्रांच के सवालों की बात कर रही हूं सर। यहां पर बैठकर कोई ये बात क्यों नहीं करता कि इस हिंदुस्तान के नियम है, कायदे हैं, उन्हीं कायदों में रहना होगा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आप किसी भी जाति या धर्म से ताल्लुक रखते हो सर। मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा आपत्ति होती है। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है सर जो सोशल मीडिया पर पोस्टर डालकर कह रहे हैं एकजुट हो जाइए? किसकी वकालत कर रहा है वो? द मैन हु इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। मेरा सवाल आपसे ये है सर, आपने एक बार ऐसे लोगों की निंदा नहीं की, आपने एक बार नहीं कहा कि कैसे आप कह सकते हैं एकजुट हो जाइए? कैसे? इतनी गंभीरता की उम्मीद मैं आपसे करती हूं सर। अरे मैंने किस बात की निंदा? आपने जो क्वेश्चन किया था, सुनिए, पहली बात तो मुझे आपकी आवाज नहीं बहुत क्लियर थी, लेकिन जो मैंने समझा था कि आपने जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं या जो पुलिसकर्मी हैं उन पर हमला हो रहा है, मैंने उसके हवाले से मैंने बात की। मैंने एक इस्लामी बिहेवियर को इसलिए पेश किया कि तबलीगी जमात के हवाले से, चूंकि मुसलमानों की जमात है इसलिए मैंने कहा था। और दूसरी बात यह कि हमारा मुल्क धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर धर्म की जड़ें काफी अंदर तक है और लोग बहुत हद तक अपने बिहेवियर को धर्म के अनुसार करते हैं। हिंदुस्तान में नहीं रहती, हिंदुस्तानी सिटीजन नहीं है सर। हिंदुस्तान में रहते और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर मैं इस्लामाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, इस्लामिक लॉ की दुहाई क्यों देनी पड़ी आपको? पता नहीं क्यों नहीं समझ में हिंदुस्तान के लॉ की दुहाई क्यों नहीं दी आपने? मैं इस्लामिक लॉ की दुहाई नहीं दे रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी लॉ की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन लॉ की बात कर रहा हूं, मैं इसको पालन करने की बात कर रहा हूं। और सुनिए, एक बात और मैं बता दे रहा हूं। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं आराम से बात कर रही हूं, मैं डिबेट के मूड में नहीं हूं सर। मैं बहस नहीं चाहती।
मैं एक बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन चाहती हूं सर, बहुत मीनिंगफुल। हम एक बहुत नाजुक पड़ाव पर है जहां पर मेरा व्यवहार, आपका व्यवहार, लोगों का व्यवहार तय करेगा कि हिंदुस्तान इस बड़ी चैलेंज को के खिलाफ जीत पाएगा या नहीं। मैं उस संजीदगी की उम्मीद आज इस डिबेट में कर रही हूं। इसे डिबेट नहीं कह रही, डिस्कशन कह रही हूं। वसीम रिजवी, अगर आज हिंदुस्तान के कानून की मैं बात कर रही हूं, अगर आज मैं हिंदुस्तान के कायदों की बात कर रही हूं, तो क्या गलत कर रही हूं? क्या यह बात आज नहीं समझ आनी चाहिए? चाहे हिंदू हो, मैं सबकी बात कर रही हूं। यहां पर मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूं एक लाइन में लगाकर। बिल्कुल, आपने जो बात की है आपका बिल्कुल जायज सवाल है। ये पूरे हिंदुस्तानी 130 करोड़ लोगों की जान की बात है। और अगर के किसी ने जिस तरह से अब जमात का इशू सामने आया है, जमातियों ने जिस तरह का बिहेवियर किया है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान का वो चैलेंज जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छी तरह से, हमारे डॉक्टरों की मदद से, हमारे स्टाफ की मदद से, हमारी पुलिस की मदद से, हमारी सेना की मदद से हम इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे थे। आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसको तोड़ने की, उसको ब्रेक करने की, उसमें खलल डालने की जो कोशिश जमातियों ने की है, ये इतनी निंदनीय है, इसको जितना कहा जाए उतना कम है। देश के अंदर आपने कोरोना का बांटने का काम एक कोरियर की तरह कर दिया। अब जो लोग, मेरा यही कहना था, बात पूरी नहीं हो पाई थी, जो लोग मार्च के पहले हफ्ते से 23 तक निकल गए कोरोना लेकर, वो पूरे देश में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि 2.2 रेशियो है, और वहां पर चर्च पे जाने वाली एक महिला ने हजारों लोगों को जो है इससे प्रदूषित कर दिया। तो जो लोग जा चुके हैं उन्हीं ने सफर के दौरान और अपने बहुत बड़ा चैलेंज है। अमन सेना, आप बीमारी से लड़ लेंगे, आप वायरस से लड़ने के लिए इंतजाम कर लेंगे, पर आप ऐसी सोच का कैसे इंतजाम करेंगे, इसका कैसे इलाज करेंगे? बिल्कुल सही कहा, और जो बात वसीम भाई ने कही बहुत महत्वपूर्ण है अदिति जी। कोरोना के खिलाफ जो ये जंग चल रही थी, भारत उसमें जो विश्व के जो देश जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे थे, उसमें भारतवर्ष था, अभी भी है। पर पूरे किसने इसको पूरा खतरे में डालने का, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पे ले जाके खड़ा करने का जो खतरा पैदा किया, वो किसने किया? ये अगर तबलीगी जमात की मीटिंग नहीं होती तो आप देखते कि किस तरीके से हम लोग अपने ग्राफ को मतलब जो उसका राइज था उसको कंट्रोल कर लेते और धीरे धीरे इसको समाप्ति हो जाती इसकी। पर ये पूरा का पूरा जो खतरा पैदा हुआ, ये इन लोगों की गैर जिम्मेवाराना हरकत से पैदा हुआ। अपने ही जीवन को नहीं, इन्होंने पूरे देश के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, कौम के लोगों के जीवन को खतरे में डाला है। उसके बाद भी कुछ लोग इसकी निंदा करने के बावजूद इसके तरह तरह की जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। और ये मैं आप बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं अदिति जी कि अगर ये दुर्घटना ऐसी नहीं होती तो अभी तक हम लोग अपने कर्व को फ्लैटन कर चुके होते और ये इस उम्मीद के साथ, इस बड़ी गलती के बावजूद, किसी की लापरवाही के बावजूद, किसी के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बावजूद, हिंदुस्तान न सिर्फ इस लड़ाई को उतनी ही सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ लड़ेगा जितनी तेजी और संकल्प के साथ अभी तक लड़ता आया है, बल्कि जीत भी दर्ज करेगा। लेकिन जाते जाते जिम्मेदारी आपकी भी है, आपको जिम्मेदारी निभानी है। आप सोल्जर हैं इस लड़ाई में। कोरोना ना धर्म देखेगा, ना जाति, ना लिंग, ना क्लास, ना सेक्शन। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है ताकि हिंदुस्तान इस लड़ाई को जीत सके। इसी अपील के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।